वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, ठीक है। तो टॉपिक इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बने रहना बच्चे लगातार, क्योंकि अपन लोग अगर देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है किस तरीके से आता है और कैसे इससे क्वेश्चंस बना करते हैं, ठीक है। एडवांस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चे। तो होता क्या है, देखो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो इसके पहले तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं वो अपन लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले तो वर्क डन देखते हैं कि क्या होता है। अगर अपन लोग बात करें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या वो पाथ पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल क्लियर आंसर है बेटा मेरा कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बस दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता हो, उनके कोऑर्डिनेट पता हो, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट बच्चे लिखते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फर्स्ट पॉइंट है बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये बात बेटा मैं प्रूव करूंगा छोटे छोटे बार बार एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। और एकदम से पता भी करूंगा कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन सा नहीं है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है सर, इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इस पर डिपेंड कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है बच्चे वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसी क्लोज लूप की, तो क्लोज लूप की क्लोज लूप में कंजर्वेटिव, क्लोज लूप की बात करूं या क्लोज पाथ की बात करूं, तो उसमें कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो बच्चे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं क्लोज पाथ की बात कर रहा हूं तो क्लोज पाथ में जो अपनी इनिशियल पोजीशन है वही अपनी फाइनल पोजीशन होगी। मान लो ये इनिशियल पोजीशन है और यहां से चलते 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 अगेन हम लोग इसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये क्लोज पाथ हो गया। और क्लोज पाथ की वजह से जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो सॉरी क्लोज पाथ की वजह से, क्लोज पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालेंगे तो जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, तो जो इनिशियल वही फाइनल, तो जहां से आए थे वहीं पहुंच गए, इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स for a closed path, for a closed path is zero। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ के लिए जीरो होगा, क्लोज पाथ के लिए क्या होगा, जीरो होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि किसी क्लोज पाथ के लिए या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है या क्लोज पाथ के लिए जो कर्ल होता है उस फोर्स का वो हमेशा जीरो आता है। या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे चेक करना है कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है, तो कर्ल ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज नोन एज कर्ल ऑफ फोर्स, कर्ल ऑफ फोर्स, कर्ल ऑफ फोर्स फॉर कंजर्वेटिव, कर्ल ऑफ फोर्स कौन सा फोर्स बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये जो कर्ल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऐसा डिफाइन किया जाता है कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, सर ये नई चीज आपने बता दी कि ये कर्ल है क्या एक्चुअल में, तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं बच्चे इसे। ये जो कर्ल होता है या इसे डेल ऑपरेटर भी कहीं कहीं बोल दिया करते हैं, दैट इज इक्वल टू द डी ऑफ डी एक्स ऑफ आई कैप
प्लस डी ऑफ डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी ऑफ डी जेड ऑफ के कैप ऐसे दे रखा है। कर्ल मीन्स हो गया बच्चे डी ऑफ डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी ऑफ डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी ऑफ डी जेड ऑफ के कैप, और क्रॉस एफ मतलब फोर्स वेक्टर होगा। लेट्स से फोर्स वेक्टर इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड प्लस एफ जेड के कैप। ये अगर फोर्स वेक्टर ऐसे दे रखा है और इधर ये कर्ल दे रखा है, तो इनका वो इधर इसका मैं ये बोल दूंगा डेल ऑपरेटर दे रखा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, अगर कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। तो सर ये क्या है कि ये अपने डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ इसे कर्ल बोल दिया। हाँ बेटा, इसे कर्ल बोला जाता है और इसका जो डेल ऑपरेटर और एफ का जो क्रॉस होता है वो जीरो होता है। तो अब तब पहचान जाएंगे कि अगर ये जीरो आ गया तो ये वाला जो फोर्स दिख रहा है दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तब ये फोर्स जो होगा वो नेचर में कैसा होगा बच्चे? कंजर्वेटिव होगा। दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तब मानेंगे कि ये फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव है। सर कैसे? एक बार निकाल करके देखते हैं, ध्यान दो इस चीज को ही। मान लो मैंने ये फोर्स लिखा और इसे लिखा डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो, यानी कि इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। सोचो कैसे करेंगे, सिंपल सी कहानी, ध्यान देना। फोर्स ये रहा और इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करना इस फोर्स वेक्टर के साथ में। कैसे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करते थे? मेरे को करना है डेल क्रॉस एफ, तो पहले अपन लोग क्या लिखेंगे? ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करने का यही तो तरीका था। यहाँ आई लिखा, जे लिखा और ये के कैप लिखा। इसके साथ में इधर डेल ऑफ डेल एक्स, डेल ऑफ डेल वाई, डेल ऑफ डेल जी, और यहां फोर्स में देखो एक्स एक्सिस में ये एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बेटा देखो आई वाला ऐसे लिखते थे, छुपा लेते थे इसका और इसका क्रॉस माइनस इसका क्रॉस। तो यानी क्या लिखना चाहिए बच्चे? ये लिखेंगे बच्चे आई कैप डेल ऑफ डेल वाई एफ जेड माइनस डेल ऑफ डेल जेड एफ वाई, फिर माइनस जे कैप। अगेन देखो बेटा जे कैप में इसे छुपा लेंगे, इसका क्रॉस, यानी डेल ऑफ डेल एक्स एफ जेड माइनस डेल ऑफ डेल जेड एफ एक्स, फिर प्लस के कैप में बच्चे इसको ऐसे छुपा लेंगे, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा बच्चे? डेल ऑफ डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल ऑफ डेल वाई एफ एक्स, बोला कि ये वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये बगडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। बच्चे कहेंगे सर जीरो के इक्वल है, फिर क्या यहां से कोई रिजल्ट ऐसा निकलता? हाँ भाई रिजल्ट निकल रहा है। कैसे? मैं इस जीरो को बच्चे लिखना चाह रहा हूं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। मेरे ख्याल से इस वाली प्रॉब्लम में कोई दिक्कत, इस वाली बात में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब कंपेयर कर लेता हूं, यहां कॉफिशिएंट आई का और उधर आई का कॉफिशिएंट। भाई इधर आई का कॉफिशिएंट बच्चे कितना? इधर है डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ जेड माइनस डेल ऑफ डेल जेड ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। मीन्स मैं लिख सकता हूं कि डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ जेड इक्वल टू डेल ऑफ डेल जेड ऑफ एफ वाई। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, या ये और ये बराबर हो, मीन्स डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एफ जेड इक्वल टू डेल ऑफ डेल जेड ऑफ एफ एक्स। अगर ये बराबर है तो फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में। या फिर ये बराबर हो डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एफ वाई इक्वल टू डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ एक्स। अगर ये भी बराबर है तो फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव है। कैसे? फोर्स का जेड कंपोनेंट बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और बाई कंपोनेंट को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये वैल्यू इक्वल आ जाए तो फोर्स कंजर्वेटिव है। फोर्स के जेड कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और एक्स कंपोनेंट को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अगर ये वैल्यू बराबर आ गई तो इसका मतलब फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। फोर्स के बाई कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्स कंपोनेंट को बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दोनों वैल्यू अगर बराबर आ गई तो फोर्स कैसा है भाई? फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है नेचर में। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। निकालते हैं बेटा, समझते हैं कि कैसे कैसे कौन से कंजर्वेटिव होंगे और कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होंगे। जैसे
ध्यान देना, मैंने कहा कि एक फोर्स है एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जाई कैप, केवल दो, ये दे रखा है। अब बताना कि ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बताना कि ये फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। चलो बताएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझो जरा। मैंने एफ फोर्स को लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या मैं ये देख सकता हूं कि ये एफ एक्स है बच्चे? मैं इसे अगर कंपेयर करूं तो ये एफ एक्स है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ऐसे कंपेयर किया तो एफ एक्स की वैल्यू मेरे बच्चे एक्स आ गई और एफ वाई की वैल्यू मेरे बच्चे वाई आ गई। अब कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एफ वाई इक्वल टू डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ एक्स। मतलब फोर्स के बाई कंपोनेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर फोर्स के एक्स कंपोनेंट का बाई के इक्वल होगा तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा नेचर में। तो एफ वाई बच्चे कितना है? एफ वाई अगर अपन लोग यहां पर देखें तो वाई के इक्वल है और एफ एक्स बच्चे किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। जब यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अगर x का y के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो जीरो होगा, क्योंकि y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, पार्शियल में यही होता है बच्चे। और इधर x है, y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो दोनों ही बराबर है, जीरो इक्वल टू जीरो। ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है नेचर में। कैसा है नेचर में बच्चे? मेरे बच्चे ये नेचर में कंजर्वेटिव है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। इतनी छोटी सी बात थी कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कैसे चेक कर रहा है। फोर्स का एक्स कंपोनेंट को वाई के रेस्पेक्ट में कर दो और वाई कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, या जेड कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स कंपोनेंट को जेड के रेस्पेक्ट में कर दो। हाँ, बात इतनी ध्यान रखनी है कि जो एक्स कंपोनेंट को अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे जा करके, तो अगर उसमें एक्स का टर्म बन रहा है ना, तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं ये दूं, मैं ये बोलूं कि अगर कोई वैल्यू है एक्स वाई जेड और इसे मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं बच्चे, ये वैल्यू ऐसे दे रखी है एक्स वाई जेड और इसे मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली कहानी है, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसे ऐसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो x का x के रेस्पेक्ट में केवल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके लिए y और z दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा बाई जेड डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एक्स, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा बच्चे? 1 आ जाएगा, तो ये वाई जेड बचेगा। ऐसे में कहता है डेल ऑफ वाई एक्स वाई जेड। सर इसका करके दिखाना जरा। भाई इसका भी कर लेंगे। अब x और z को कांस्टेंट मान लेंगे और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन लोग? y। तो y वाली वैल्यू को केवल पार्शियली ये सारी चीजें बन रही, तो इससे डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी वैल्यूज क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएंगे। तो आंसर कितना बचेगा? एक्स जेड बचेगा। तो यहां पर भी यही किया, x ऐसे मैंने लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन किया। देखो y का x के रेस्पेक्ट में जीरो और x का y के रेस्पेक्ट में जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कंजर्वेटिव है ये नेचर में। तो कैसे पहचानना है कि कंजर्वेटिव है नहीं कंजर्वेटिव है? तो हम लोग क्या करेंगे? कर्ल ऑफ f इक्वल टू जीरो कर देंगे, यानी डेल ऑपरेटर क्रॉस f इक्वल टू जीरो। वहां से पता लग जाएगा कि फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इसके बाद थर्ड पॉइंट अभी और करेंगे, ये बातें समझेंगे अपन लोग कि क्या क्या होती है। जैसे मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, इसी में ध्यान देना। मैं कहूं मान लो अपने पास में कोई फोर्स है F और वो फोर्स F है यही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तुमसे पूछा जाए कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव, सीधे आंसर आया सर अभी तो आपने निकाला था कि ये नेचर में कैसा है, ये तो नेचर में सर कंजर्वेटिव है। ठीक है, हम लोग पाथ से भी पहचानेंगे। मैंने ये बात बताई थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेट्स से एफ फोर्स लगा करके किसी पार्टिकल को शिफ्ट किया जा रहा है, और किस पाथ से शिफ्ट किया जा रहा है? मान लो इधर या ऐसे शिफ्ट किया जा रहा, या इस पाथ के अलॉन्ग ऐसे चले फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल गए, पहले एक्स एक्सिस चले और फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल गए। मतलब मेरे पास में 3 पाथ है। पहला पाथ तो ये रहा, ये पाथ है P1, दूसरा पाथ P2 और तीसरा पाथ P3। मीन्स मैं यहां से यहां ऐसे जा रहा हूं, ऐसे।
या पाथ P1 के थ्रू जाऊं या P2 के थ्रू जाऊं या P3 के थ्रू जाऊं। इन पाथ्स की इक्वेशन दे रखी है और इनिशियल फाइनल पोजीशन दे रखी है। इसकी इनिशियल पोजीशन है 0,0 और फाइनल पोजीशन है 1,1। पाथ की इक्वेशन इस वाले, इसके पाथ की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, यहां वाले पाथ की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये पाथ ऐसा ही है, इसकी इक्वेशन की जरूरत क्या, हम लोग इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो अब सर ऐसे पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बगडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सर फोर्स मैंने कह दिया कंजर्वेटिव है, अभी जैसे आपने बताया वैसे मैंने चेक कर लिया, ये फोर्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, और इससे तो हम लोगों ने निकाल लिया कि कंजर्वेटिव है नेचर में। तो अब ये प्रूव करो सर कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। निकालेंगे यार भाई, देखो केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, निकालेंगे। देखो ध्यान देना, मैं अगर पाथ 1 के अलोंग बगडन निकालूं, सोचो मैं कर रहा हूं ये जो कैलकुलेशन वो पाथ 1 के अलोंग पहले कर रहा हूं, तो बगडन अलोंग पाथ 1, पाथ 1 की अगर इक्वेशन देखो तो y इक्वल टू एक्स दे रखा है। मैं अगर डिफरेंशिएशन इसका पार्शियल करूं तो बच्चे बोलेंगे सर dy इक्वल टू क्या आ जाएगा dx। यार y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 1, तो dy इक्वल टू dx, यही तो बना। अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें सर, यहां से यहां इस पाथ से ऐसे जाना है तो इसकी वजह से बगडन कितना होगा। अरे भाई बगडन निकालना तो अपने को पता था ना, बगडन क्या था, बगडन अगर निकालते थे तो बगडन होता था एफ डॉट ds, भाई यही तो था ना, एफ डॉट ds। अच्छा ds वेक्टर सर क्या लिखें, मैं x और y की ही बात कर रहा हूं, तो ds वेक्टर को मैं लिखूंगा dx i कैप प्लस dy j कैप। भाई दोनों में ही तो चल रहे हैं, केवल x में और y में ऐसे चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो बगडन आ गया वो कितना आ गया, एफ डॉट ds। एफ को क्या लिखेंगे बच्चे, एफ था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट ds की जगह सर क्या लिखा जाए, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ये बन गया। इसे और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो बच्चे, अगर इसे और देखेंगे तो बगडन w इक्वल टू एक्स डी एक्स आई कैप नहीं सॉरी आई डॉट आई 1 आई डॉट जे 0, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा आई का आई वाले के साथ, जे का जे, वाई का वाई, जे वाले का जे के साथ वाई डी वाई, यही तो ना। सॉल्व करते हैं बेटा, एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन। बच्चे बोलेंगे सर एक्स डी एक्स लिमिट कहां से एक्स की लगानी, सर 0 से लेकर के 1 तक ले जाओ। वाई डी वाई, सर लिमिट वाई की कहां से, वाई अभी 0 बाद में 1 हो गया, वैल्यू कैलकुलेट करते, एक्स डी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1 प्लस वाई डी वाई का हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट फिर से अगेन 0 से 1 हो गई। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, पहले अपर लिमिट यहां पर पुट करेंगे, देन अपर लिमिट अगर यहां पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, यानी 1/2 माइनस 0, प्लस लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो 1/2, y की जगह 1/2 माइनस 0/2। तो ये क्या बन गया, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू द 1 जूल। ये बगडन आ गया पाथ 1 के अलोंग, ये पाथ 1 के अलोंग बगडन है। सर मेरा मन है कि मैं पाथ 2 के अलोंग और बगडन निकालूं, निकाल लेते बच्चे, पाथ 2 के अलोंग भी बगडन कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना, अब पाथ 2 के अलोंग कैसे निकाला जाए, ये तो बात क्लियर होगी। मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं, पाथ 2 के अलोंग देखता हूं बच्चे, देखना पाथ 2 के अलोंग, पाथ 2 के अलोंग पाथ 2 की जो इक्वेशन है वो देखते हैं बालक। पाथ 2 की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो दे रखा है, dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 2x। बेटा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी dy इक्वल टू आ गया 2x dx, यही तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। बगडन इसके अलोंग देखेंगे, सर बगडन तो पता है अपने को, यहां बगडन होगा f डॉट ds, और f डॉट ds की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये एक्स आई कैप, फोर्स तो ये था, प्लस वाई जे कैप, डॉट ds की वैल्यू थी बच्चे dx आई कैप प्लस dy जे कैप। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है, ये ds की वैल्यू dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है। अब क्या करा जाए, देखो यहां x i डॉट आई 1 यानी x dx हो गया, प्लस y dy, बिल्कुल पहले वाली ही बात है भाई, इसमें कोई नई बात तो मैंने बताई नहीं। सर मैं y की वैल्यू लिखना चाहता हूं, अरे यार लिख ले भाई, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं यार,
बाई की वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो बाई की वैल्यू लिख लो बेटा। बाई की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर। सर डी वाई की भी वैल्यू लिखना चाह रहे हो यार, डी वाई की वैल्यू भी कितनी है, 2x dx है। लिख लेते हैं बच्चे, लिख लेते हैं, ये भी 2x dx। सर अब लिमिट लगाऊंगा, बिल्कुल लगाओ लिमिट। कहां से कहां तक x को लेके जा रहे हो, 0 से 1 तक, तो लिमिट लगेगी बच्चे कहां से कहां तक, 0 से 1। ये भी लिमिट लगेगी 0 से 1 तक। सर इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से 1 प्लस इस वाले को 2 मैंने ऐसे ही रखा। ये वाला जो टर्म बना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 से 1। ठीक है सर, वैल्यू रख देते हैं। यहां 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा बच्चे, 2 बचा। अपर लिमिट यानी x की जगह 1 रखोगे तो 1/2, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 रखोगे 0, देन अगेन अपर लिमिट x की जगह 1 रखोगे यानी 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, दोनों को जोड़ोगे और फिर से तो ये वैल्यू 1 जूल आ गई। भाई मैं अलग पास से लेके गया, पहले स्ट्रेट लाइन वाले पास से लेके जा रहा था, अब पैराबोलिक पास से लेके, अब ऐसे पास से लेके जाऊंगा, दो रास्ते, तब देखते हैं बगडन कितना आता है। यानी पाथ 3 के अलोंग देख लेते हैं बगडन कितना आएगा। देखते हैं बच्चे, बगडन अलोंग पाथ 3। तो पाथ 3 के अलोंग बगडन अगर अपन लोग देखें, अगर अपन लोग पाथ 3 के अलोंग बगडन देखें, देखो बच्चे पाथ 3 कुछ ऐसा दिख रहा है, और बगडन पाथ 3 के अलोंग अगर देखना है, वही क्या होना चाहिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, सारे बच्चों को पता ही है, ये तो लिख ही चुके। एक्स डी एक्स वाई डी वाई। पाथ 3 के अलोंग यहां से यहां चले पहले, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चे कितने, इसका हो गया 1,0। पहले 0,0 से 1,0 पहुंचे एंड देन 1,0 से 1,1 तक पहुंचे। तो ये वाला जो पाथ है, इस वाले पाथ में अगर देखा जाए तो x dx लिखा है, यहां पर x की वैल्यू चेंज होती हुई दिख रही है। लिमिट कहां से कहां तक जा रही है बच्चे, 0 से 1 तक जा रही है। सर y dy इस वाले पाथ में देखो, यहां से यहां तक के लिए, सर यहां से यहां तक के लिए y dy क्या होना चाहिए बच्चे, यहां से यहां तक y dy तक y की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और उसके बाद फिर आगे बढ़े इधर से इधर के लिए, ये फर्स्ट हो गया, कहां से, x की वैल्यू 0 से 1 के लिए, केवल यही रहा। फिर आगे बच्चे, फिर यही एक्सप्रेशन लिखा, x dx प्लस y dy। अब इधर से इधर तक के लिए देख ले सर, यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो देखो x की वैल्यू इधर भी 1 और यहां पर भी 1, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, ये तो x तो कांस्टेंट हो गया और किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, dx की वैल्यू यहां 0 हो गई। क्यों, dx तो डिफरेंस है, इधर डिफरेंस इसका बन ही नहीं रहा, तो अपन लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। जहां पर x की वैल्यू देखो, इधर से इधर के लिए अगर अपन लोग देख रहे हैं तो x dx डाल रहे हैं, और x dx की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, और इधर से इधर देख रहे हैं तो y dy डाल रहे हैं और इसकी वैल्यू y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1। तो वैल्यू कितनी बन गई बच्चे, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 जूल। सर तीनों केसेस में ये की आ गई, अरे आनी ही थी बेटा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा, ना कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा। पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करा, चाहे स्ट्रेट लाइन से जा रहे, चाहे ऐसे जा रहे, चाहे ये पाथ 3 के अलोंग इस तरीके से चले जा रहे, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करा। हाँ सर, बात तो समझ में आई, क्या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल बच्चे, और भी चीजें हो सकती। मैं और भी कुछ तरीके बता रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से बगडन और क्या क्या हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे सर ये तो कंजर्वेटिव था, नॉन कंजर्वेटिव होता तो क्या डिपेंड करता, हाँ कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव में होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। जैसे मैंने कहा एक फोर्स है, कुछ क्या 99%, सारे नहीं, एक्स वाई कैप, जो बुक्स में दिया हुआ है कि सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो बगडन होते हैं पाथ डिपेंडेंट होते हैं, गलत बात है बेटा। आगे 12th में टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि ये गलत है। बुक्स ने लिख दिया, सेंगेज ने लिख दिया और बाकी बुक्स ने लिख दिया, सब ने लिख दिया और सब ने मान लिया कि ऐसा ही है, एक ही जैसा मानते हुए चले गए और वही चलता गया। भाई 99% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, ठीक है। बगडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये बात सच है, लेकिन हर केस में ये कह दो कि बगडन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंडेंट है, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
समझ में आ रही है इतनी बात की नहीं है? 99% केसेस में सही है, 99.99% केसेस में सही है, तो उन्होंने बस उसी चीज को बना दिया और सब उसी को फॉलो करते हुए चले गए। तो यहां फोर्स जो है वो मैंने लिख दिया एक्स वाई आई कैप प्लस, मान लो ऐसा कोई फोर्स है जो है एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, ठीक है, ऐसा कोई फोर्स है एफ एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, ऐसा कोई फोर्स है, और इसी पाथ के लॉन्ग बताना है सर एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, ये फोर्स है। तो पहले तो सर ये बताओ ये कंजर्वेटिव है नेचर में या नॉन कंजर्वेटिव है? बच्चे देखेंगे कि कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है। समझो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की सर कंडीशन क्या थी बेटा? कंडीशन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की थी डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू क्या था? जीरो था। यानी कर्ल ऑफ एफ मतलब मैं क्या सर डेल ऑफ डेल एक्स एफ वाई इक्वल टू डेल ऑफ डेल एक्स डेल वाई एफ एक्स लिख दूं? हाँ बिल्कुल, अभी तो ये प्रूव करा था कि यही होगा। अगर ऐसा है तो इसे चेक कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, पहले डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ एफ वाई मीन्स हो गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? इसकी वैल्यू सर आएगी, वाई को यहां पर कांस्टेंट लेट कर लेंगे और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चे? 2x, तो ये वैल्यू आ गई 2xy के इक्वल। सर ये बताना जरा डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ एक्स, तो डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ एक्स अगर यहां देखा जाए तो कैसे लिखेंगे? डेल ऑफ डेल वाई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बच्चे कितनी? x इंटू वाई है। मैं यहां क्या काम करूंगा? x को कांस्टेंट लेट करूंगा और y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये वैल्यू x हो गई, जो कि बराबर नहीं है। यहां पर 2xy इज नॉट इक्वल टू x आया, तो ये जो फोर्स था वो नॉन कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव नहीं है। ये नेचर में कैसा बच्चे? नॉन कंजर्वेटिव है। सर अगर नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नहीं है, तो कंजर्वेटिव नहीं है तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता था। ये वाला हो सकता है पाथ पर डिपेंड कर जाए, हो सकता है अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वैल्यू है। मैंने कहा ना 99% केसेस में आएगी ये वैल्यू, तो अभी चेक करेंगे नॉन कंजर्वेटिव में इसमें आएगी पाथ पर डिपेंडेंसी। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, बच्चों के दिमाग में अगर ना हो और लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा हो, जो टीचर्स देख रहे हो कि नहीं ये तो बात गलत बोल रहे हैं, तो बेटा टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से अगर कोई सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर कोई चार्ज है और उसकी वजह से वर्क डन जरा निकाल के देखना, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, हर जगह से वैल्यू बराबर आती थी पोटेंशियल डिफरेंस की और वर्क डन भी बराबर आता था। वो तो नॉन कंजर्वेटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंजर्वेटिव थोड़ी ना था नेचर में। तो हर केस में ऐसा नहीं होता बच्चे, ठीक है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा यही वाला फोर्स है और पाथ भी यही वाला है जो पहले अभी पाथ दिया था, वही पाथ है अपने पास में। कौन सा पाथ है बच्चे? ये वाला पाथ था। ऐसे ये y, ये x एक्सिस, और पार्टिकल जो है एक बार स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग गया, एक बार ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाया और एक बार इस पाथ के अलॉन्ग ऐसे चला गया। क्लियर है बात? इसे पाथ 1 बोला, ये पाथ 2 हो गया और ये बच्चे पाथ 3 हो गया। पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। पाथ 1 0,0 से 1,1 तक ऐसे चल रहे हैं। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, यही तो था बच्चे। इस पाथ की इक्वेशन मेरे बच्चे प्यारे बोलेंगे y इक्वल टू एक्स थी सर, और इस पाथ की इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस पाथ, इसको तो पता है ये कोऑर्डिनेट 1,0 एंड अगेन 1,1 हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं पहले पाथ 1 के अलॉन्ग निकालूंगा, निकालते बच्चे। पहले अपन लोग देखते पाथ 1 के अलॉन्ग। पाथ 1 के अलॉन्ग मैं अगर पाथ 1 के अलॉन्ग जाऊं, देखो तो पाथ 1 के अलॉन्ग फोर्स वर्क डन जो आएगा वो क्या होगा बेटे? F डॉट डी एस, और ds तो अच्छे से जान गए क्या होना चाहिए। F की तो वैल्यू है एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप डॉट ds आ गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यही तो आया, यही आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो वर्क डन आएगा एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो एक्स वाई डी एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, यही तो बना। अब सर क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अपने को इक्वेशन पता है, मैं पाथ 1 के अलॉन्ग जा रहा हूं, तो y इक्वल टू क्या है बच्चे? x है, तो dy इक्वल टू भी क्या होगा? dx होगा। ये तो पता ही है ना, अभी बताया था। लिख लेते, तो इस y की जगह x लिख देते हैं, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहां एक्स स्क्वायर रहने दिया, इस y की जगह अगेन x लिख दिया, एक्स क्यूब आ गया, dy की जगह dx लिख दिया। लिमिट सर 0 से 1 और 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन वाला एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 1, प्लस एक्स क्यूब डी एक्स का एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 से 1। सर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जरा। एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट रखोगे तो ये 1/3 प्लस 1/4 वैल्यू बनेगी, और एलसीएम तो इसका 3 और 4 का 12 आ जाएगा, और ऊपर 7 आ गया, 7/12 जूल आया। सर इस पाथ के अलॉन्ग तो ये वैल्यू 7/12 जूल आ गई। सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लॉन्ग जरा निकाल के दिखा दो बच्चे, मैं निकाल रहा हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लॉन्ग, ध्यान देना, अगर मैं इसी चीज को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पाथ 2 के अलॉन्ग निकालूं, इसी को अगर मैं पाथ 2 के अलॉन्ग निकालूं, तो पाथ 2 के अलॉन्ग क्या आना चाहिए बच्चे? पाथ 2 के अलॉन्ग देखो, ध्यान दो, पाथ 2 की जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 2x dx। भाई इसका डिफरेंशिएशन सामने, ये 2x dx हो गया, ठीक है। फिर से वही फोर्स का एक्सप्रेशन, वर्क डन का एक्सप्रेशन तो बच्चे ये आएगा, सो वर्क डन W इक्वल टू आ गया x, y की जगह बच्चे क्या लिखोगे? y की जगह फिर से एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस इधर आगे बढ़े एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, y की जगह अगेन एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर, y की जगह एक्स स्क्वायर, और ये जो dy लिखा हुआ है बच्चे, इस dy की जगह 2x dx मैंने पुट कर दिया, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 2x dx। लिमिट सर, लिमिट 0 से 1, 0 से 1 क्या आ जाएगा सर? तो वर्क डन आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट हो गई बच्चे 0 से 1 प्लस 0 से 1, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 5, तो 2 तो कांस्टेंट है सामने, एक्स की पावर 5 dx। लिमिट लगानी है बच्चे अपने को, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन सर एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 से 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6/6, लिमिट 0 से 1। वैल्यू पुट कर देते अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं, या 1 पुट करोगे तो सारे बच्चे अच्छे जानते हैं कि सर ये 1/4 हो गई, और यहाँ 2 है, और ये वैल्यू 1/6 हो गई। तो इसे फिर से सॉल्व किया, कितना बन गया? 1/4 प्लस 1/3, अगेन ये 7/12 आया। सर ये तो बराबर आ गया। आप तो भी बोले थे कि इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, कंजर्वेटिव तो है नहीं। मैंने बोला ना बेटा, यही तो बात है, ये तो नॉन कंजर्वेटिव है ना, इस पाथ और इस पाथ पर डिपेंड ही नहीं कराइए, केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन बराबरी वर्क डन आ रहा है। सर फिर ये तो बात गलत है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो मैं अगला पाथ चेक कर लेता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना भाई, मैंने कहा ना 99%, 99.9% केसेस में ऐसा नहीं है, 99.9% केसेस में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 99.9% केसेस में यह है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता और नॉन कंजर्वेटिव करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया जिसमें डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रही बात कि नॉन कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। पाथ 3 के अलॉन्ग देखते हैं। सर पाथ 3 में यहां से यहां चल रहा है, अभी जो मैंने फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था, फोर्स का जो एक्सप्रेशन था, सॉरी ये था एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये दोबारा लिखे ले रहा हूं, यही लिखा रहने देता हूं, यही लिखा रहने देता हूं बच्चे, बाकी सारी चीजें रफ कर दे रहा हूं, बाकी सारी चीजें रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये सब रफ कर दिया, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ये दे रखा है। ध्यान देना, मैं इस पाथ में इधर से इधर चला, क्या यहां से यहां के लिए? सर मैं पहले यहां से यहां देखना चाह रहा हूं, इससे मैं लिखे दे रहा हूं ए अलॉन्ग पाथ ए। क्या मैं यहां से यहां चल रहा, बाई में सर कोई चेंज हो रहा? यार बिल्कुल बाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर बाई में चेंज नहीं हो रहा तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0।
भाई dy लिखा है ना यहाँ, y में कोई या y की वैल्यू यहाँ तो बच्चे 0 है पूरे पाथ के लॉन्ग, तो ये 0 हो गया। सर यहां यार यहां भी 0 होगा क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहां पर भी 0 हो गई। अब सर पाथ ए के अलॉन्ग तो ये 0 आ गई वैल्यू। इधर सर बी के अलॉन्ग बताना जरा, बी के अलॉन्ग भी यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, बगडन अलॉन्ग बी। अब बी के अलॉन्ग चले तो क्या लिखा मैंने, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। सर बी के अलॉन्ग यहां से यहां अगर चल रहे तो x की वैल्यू यहां तो 1 है यार, सर मजा आ गया, अब तो 0 नहीं होगा, होगा बेटा यहां भी 0 क्योंकि dx यहां लिखा है। सर ये क्या बात हुई यार, dx यहां लिखा हुआ है ना dx, तो यहां x की वैल्यू 1, ऊपर भी x की वैल्यू 1, x तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो dx कितना हो गया 0 हो गया, dx 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो गई। ओहो, फिर सर अरे यार x की वैल्यू 1 है ना, तो dx की वैल्यू तो 0 हो गई ना। सर इसके अलॉन्ग, हाँ इसके अलॉन्ग आएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रखा इंटू वाई डी वाई कर दिया। सर y की लिमिट बेटा इस पाथ के अलॉन्ग y की लिमिट 0 से 1 तक पहुंची, तो 0 से 1 ये बन गया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दी मैंने 0 से 1 बन गया 1/2 जूल। अरे सर ये तो डिपेंड ही नहीं, ये तो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ बच्चे वही तो मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। 99.9 केसेस में केसेस में लिखा है कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोगों ने मान लिया, सेंगेज ने लिखा, दूसरी बुक ने लिखा, सारे टीचर सारे लोग उसी को फॉलो करते हुए चले गए, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल, मतलब जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसका पूरा ऑपरेशन एक करते हैं, इसी पर है डिपेंड, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पर, उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं अपन लोग, ध्यान देना। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से था एडवांस का कि कोई फोर्स दे रखा था और उसकी वजह से पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, और फोर्स दे रखा था F वेक्टर इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये फोर्स है, ये वाला फोर्स था। मतलब दिया तो ऐसे था एक्सप्रेशन का कुछ, के ऐसे लिखा था x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप प्लस इधर y लिखा था अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स ऑफ जे कैप, ऐसे लिखा था। लेकिन मैंने ये मान लिया कि ऐसे लिखा हुआ, यहां तक है ऐसे। ठीक है, क्या होगा सर इसके बारे में बताओ कि इसकी वजह से अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, भाई सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल इस फोर्स की वजह से पार्टिकल, उन्होंने बोला कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग ऐसे चल रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग चल रहा है, यहां से चला और ऐसे पहुंचा, और ये इसकी रेडियस हो गई, तो इसका कोऑर्डिनेट r, 0 हो गया बच्चे, ये 0, r हो गया। बताओ इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा? सर वर्क डन निकालते हैं, ठीक है, इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा। तो अगर इसकी वजह से वर्क डन निकालना है बच्चे, तो पहले तो ये चेक करते हैं कि ये कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में। भाई ये भी तो बात चेक करनी जरूरी है कि ये नेचर में कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, चेक कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं, ध्यान दो। वही वाली कहानी कि डेल एक्स ऑफ एफ वाई इक्वल टू डेल वाई ऑफ एफ एक्स, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नेचर में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पता लग जाएगा। अगर ऐसा है तो कंजर्वेटिव है, तो डेल एक्स ऑफ एफ वाई, बेटा एफ वाई तो ये रहा, एफ वाई सर कितना है, ये फोर्स एक्स आई प्लस वाई जे, यही तो दे रखा है। ठीक है, इधर एक्स दे रखा है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। अब इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है बच्चे, और दूसरे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में करना है। कर लेते हैं, करते हैं। एक्स का ये वाई वाला टर्म वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो बना। इसे कर लेते हैं पहले। इसे अगर करेंगे डिफरेंशिएट, बेटा कांस्टेंट टर्म वाई माना गया यहां पर, तो बाहर निकालो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर ऊपर कितनी हो गई बच्चे,
-3/2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2। सर डिफरेंशिएशन करना है तो पावर सामने पावर से एक कम, यानी माइनस का 3/2 ये y, और पावर से एक कम बेटा करोगे तो -1 और हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2 अपॉन में आ गया। और जिस टर्म को लेते थे उसका अगेन डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो अगेन 2y आ गया बच्चे। 2 से इस 2 को उड़ा दिया तो ये बन गया माइनस का 6y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2। ये रहा, ये बन गया -6y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2। सर उस वाले का करो जरा यार, वहां y था यहाँ x है, तो उसका कितना आ जाएगा, उसका आ जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2। सर ये तो दोनों बराबर नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में, सीधी बात है, नेचर में नॉन कंजर्वेटिव है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसकी वजह से बगडन। बेटा इसकी वजह से अगर बगडन निकालेंगे, ध्यान देना, इस फोर्स की अगर बात करी जाए तो मैं एक काम कर सकता हूं इसमें। मैंने मान लिया मैं किसी पोजीशन थीटा पर गया, भाई बगडन तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर ले जाऊंगा, बस इसकी बहुत सारी कहानियां अपने को सीखनी। मान लो ये थीटा एंगल पर गया मैं ऐसे, तो ये रही रेडियस वेक्टर इसकी आर वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, और इस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है। सर फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है जरा बताना बेटा, निकालेंगे फोर्स इस पर कैसे एक्ट कर रहा है, ध्यान देना। सर इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है मेरे ख्याल से रेडियस वेक्टर के ही अलोंग एक्ट कर रहा है। बेटा कैसे, समझो, रेडियस वेक्टर अगर मैंने ये लिखी, ये वाई एक्सिस हो गया वाई, ये एक्स एक्सिस हो गया एक्स, तो ये रेडियस वेक्टर आर जो है इसका मैग्नीट्यूड आएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल आएगा, यही तो आया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या मैं आर कैप लिख सकता हूं सर? हाँ बिल्कुल बच्चे, आर कैप अगर लिखोगे तो इस रेडियस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर आर कैप बच्चे आप लिखना चाहोगे तो आर कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स आई कैप अपॉन में √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाई जे कैप अपॉन में √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये तो बहुत अच्छी बात कह दी, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इसे, इस चीज को मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर, तो क्या कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चे आर कैप की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, कितनी आई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट मीन्स पावर 1/2, और अपॉन में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये जो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपने रखी, ये वैल्यू तो आ गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। सर अगर मैं इसमें k का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी k का मल्टीप्लाई कर दूं, किसी कोई दिक्कत? अरे बच्चे क्यों दिक्कत होगी? सर क्या ये फोर्स F था? यार सामने चमक गया, ये तो फोर्स F था। तो ये जो F फोर्स है, ये F फोर्स आ रहा है k टाइम्स ऑफ k अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर आर कैप। मतलब ये फोर्स जो है बच्चे, वो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियस वेक्टर के कैसी है बच्चे, परपेंडिकुलर है। इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है इस फोर्स की डायरेक्शन। और अगर इस फोर्स की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है और मुझे तो जाना है इस पाथ के अलोंग, मुझे तो जाना है इस पाथ के अलोंग, तो सिंपल सी कहानी बच्चे, इस पाथ के अलोंग आप चल रहे हैं अगर, तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस पाथ से एंगल तो बना रहा है 90 डिग्री। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस फोर्स के साथ में एंगल तो बना रहा है 90 डिग्री। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये तो टेंजेंशियल है, फोर्स के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हमेशा एंगल बना रहा है तो इसकी वजह से तो बगडन 0 हो गया। ए टू बी बगडन कितना हो जाएगा बच्चे, 0, और बी टू ए बी अगर वापस आएंगे तो वो भी बगडन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर समझ में आ गई बात, आपने जो बात कही वो मेरे को समझ में आ गई। हाँ भाई
ठीक है बेटा, मैंने आर कैप जो लिखा है, जो आर कैप लिखा है, आपको पता हो मैंने जो आर कैप लिखा है, तो मैं इस आर कैप को बच्चे, मैं इस आर कैप को कुछ ऐसे भी लिख सकता था। देखो इस आर कैप, तो थोड़ा सा और ऑपरेशन इसका करते हैं अच्छे से। अगर मैंने इस आर कैप को लिखा है तो सर क्या मैं इस आर कैप को ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ बच्चे बिल्कुल लिखेंगे, ये आर कैप है, ठीक है। या मैं इस आर कैप को, अगर ये पोजीशन थीटा पर था तो इसका एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट कितना आर साइन थीटा, तो इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को क्या मैं ऐसे सर लिख सकता था, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बिल्कुल बच्चे लिखेंगे। क्या मैं आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इस आर को डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लिख सकता हूं? बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं इस बात को। या सर ये क्या लिखते हैं? अरे यार देखना जरा, ये आर है तो ये आर कॉस थीटा और ये वैल्यू आर साइन थीटा हो गई। यार ये आर कॉस थीटा हो गई, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा हो गई और वाई की वैल्यू यहां से यहां तक आर साइन थीटा हो गई, वाई की वैल्यू यहां तक आर साइन थीटा हो गई है। तो ये आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आर कैप होगा? हाँ बालक बिल्कुल होगा, ये आर कैप ही होगा और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सर इससे ये तो रेडियस के अलोंग वेक्टर है, क्या टेंजेंशियल वेक्टर और मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने मान लिया टेंजेंशियल वेक्टर थीटा के अलोंग है और थीटा पोलर फॉर्म समझे। तो थीटा कैप की वैल्यू सर क्या मैं लिख सकता हूं, बताना जरा बेटा। थीटा कैप की जो वैल्यू आएगी वो थीटा और आर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। और डॉट प्रोडक्ट तो बच्चे जीरो तभी हो सकता है जब ये वैल्यू हो साइन थीटा के साथ में आई कैप और कॉस थीटा के साथ में जे कैप। सर ये बात तो जमी है कि साइन के साथ में आई कैप और कॉस के साथ में जे कैप होना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। लेकिन बीच में साइन कैसा हो बच्चे, बीच में साइन माइनस का हो जाए, ये थीटा कैप है। तो सर साइन थीटा क्या होगा? यार बच्चे साइन थीटा एक्स अपॉन में, ये कॉस थीटा था एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बेस अपॉन में हाइपोटेनस कॉस था, तो साइन क्या होगा सर, साइन थीटा तो थीटा कैप की डायरेक्शन में लिखेंगे और वो वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस ये एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। अरे सर नहीं समझ में आई, अरे क्यों नहीं समझ में आई बच्चे, ध्यान देना जरा। ये थीटा एंगल है, ये अपना प्यारा सा चिन्ना सा थीटा एंगल रहा भाई, ये वाला थीटा एंगल है। ये थीटा, ये रही बच्चे एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, ये रही बच्चे वाई, ये रही वाई, ये रही आर यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या कॉस थीटा सर, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस और साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मींस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। तो मैं इस टेंजेंट के अलोंग भी मैंने इस वेक्टर को ऐसा लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब सर मेरे दिमाग में आ रहा है, चलो आपने इतनी बात बता दी, बहुत बढ़िया रहा, मैं इस फोर्स को ही चेंज कर दे रहा हूं, मैं इस फोर्स को इसके अलोंग लिखूंगा, टेंजेंट के अलोंग। मैं कह रहा हूं ऐसा फोर्स नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो ऐसा फोर्स चाहिए जो टेंजेंट के अलोंग हो। मैंने कहा ऐसा फोर्स मुझे चाहिए जो टेंजेंट के अलोंग है। सर एक फोर्स है वो इस तरीके से है, कुछ एक फोर्स है और जो सर्कुलर पाथ पर ही ऐसे ट्रेवल कर रहा है। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं बच्चे, अब एडवांस से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनाते हैं। इसी को मैंने मान लिया ये कोई सर्कुलर पाथ यहां से यहां तक चल रहे हैं और ये इसका पोजीशन हो गया r, 0 और ये बन गया 0, r। सर इस फोर्स की जो वैल्यू है F इक्वल टू, ये जो फोर्स F है, इस फोर्स की वैल्यू सर लिख रहे हैं अपन लोग क्या, वाई आई कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जे कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर क्या ये कंजर्वेटिव है नेचर में? सर क्या ये नेचर में कंजर्वेटिव है? बच्चे अगर नेचर में कंजर्वेटिव है तो इसका एक बार क्रॉस वो चेक कर लो, डेल क्रॉस एफ, पता लग जाएगा कि ये नेचर में कंजर्वेटिव कि नहीं। फिलहाल अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, अभी वो तो चेक हो ही जाएगा। अपने को तो बगडन निकालना है, इस फोर्स की वजह से बगडन कैलकुलेट करना।
तो अगर फोर्स की वजह से इसकी वजह से बगडन निकालना, ध्यान देना बच्चे, अभी भी मैंने बताया कि इस पाथ के अलॉन्ग चल रहे, तो ये फोर्स तो टेंजेंशियल है बच्चे। ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स सर हमेशा टेंजेंशियल है। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, ऑलवेज अलॉन्ग द टेंजेंट। ये फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में बच्चे। ये फोर्स अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्या मैं इस फोर्स को बच्चे, क्या मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं? किस तरीके सर? क्या मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर, आपने कुछ गलती नहीं करी बेटा। ये अगर मैंने x माना था, ये अगर मैंने y माना था, तो क्या r जो था उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था? बिल्कुल सर। और ये क्या था सर? ये क्या था? ये थीटा कैप था। तो सर क्या ये फोर्स F जो है वो 1 अपॉन आर टाइम्स ऑफ थीटा कैप बना? बिल्कुल बच्चे, ये 1/r टाइम्स ऑफ थीटा कैप है। तो ये फोर्स तो सर टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। और मेरे बच्चे जान करके उन्हें खुशी होगी कि अगर कोई फोर्स है और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से अपन लोग वर्क डन कैलकुलेट कर चुके थे। कोई अगर फोर्स है और वो ऐसे ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सर उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, आर की वैल्यू। भाई आर का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रहा, आर नहीं चेंज हो रहा, फोर्स की डायरेक्शन केवल चेंज हो रही। तो इसकी पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता था बच्चे। तो ये फोर्स इस पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। सर ये एक्स और वाई के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वजह से वर्क डन अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे। वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका अपने को पता है। अगर कोई वेरिएबल फोर्स होता है जो अपनी क्या वैल्यू भी चेंज करता है, वेरिएबल फोर्स अपनी वैल्यू भी चेंज कर रहा है एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो हमेशा आर के बराबर रहेगी, चेंज कर ही नहीं रहा वैल्यू सर। और अगर ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहा सर, अगर ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा या जो वर्क डन आएगा, वो वर्क डन सर जो फोर्स होता था वो लिखते थे इनटू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बच्चे यहाँ पर पाई इंटू आर, मतलब जो एंगल बना, पाई नहीं पाई/2 बच्चे, जो एंगल बना इंटू रेडियस मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर आता था। आर डी थीटा लिखते थे ना यहाँ पर, मैंने बताया भी था बेटा पोलर फॉर्म में। तो ये फोर्स कितना है बच्चे, 1 अपॉन आर, और ये बन गया पाई/2 टाइम्स ऑफ आर। मतलब ये लिखने का तरीका था कि यहां पर डीएल वेक्टर लिखेंगे बच्चे, और इस डीएल वेक्टर को मैंने लिखा था बच्चे, अगर याद होगा, आर डी थीटा, थीटा कैप प्लस डी आर आर कैप। भाई आर कैप तो इस फोर्स से परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। तो डीएल के साथ में लिखेंगे आर डी थीटा, तो फोर्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन आर। बच्चे फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, आर से आर ये कैंसिल हो गया, फोर्स की वैल्यू आ गई पाई/2, वो वर्क डन आ गया पाई/2। तो फोर्स की वैल्यू बेटा डीएल की वैल्यू तो आ गई, तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डीएल वेक्टर। एफ डॉट डीएल वेक्टर अगर लगाओगे, एफ की वैल्यू है 1 अपॉन आर थीटा कैप, डॉट डीएल अगर लिखोगे तो बेचा आर डी थीटा थीटा कैप प्लस डी आर आर कैप। बेटा थीटा कैप और आर कैप एक दूसरे के, देखो आर कैप इधर, थीटा कैप इधर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही बता रहा था मैं यहाँ पर, थीटा कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 1, आर से आर उड़ गया, कितना बचा बच्चे यहाँ पर तो बचा सर टी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन बच्चे थीटा, और लिमिट कहाँ से, 0 से पाई/2, तो वर्क डन ये आ गया। ये बात क्लियर है सर? मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ऐसे चले, फिर पाथ ऐसे चेंज किया, फिर ये पाथ रहा सर्कुलर सर, रहा इसके अबाउट सर्कुलर, लेकिन ये सर्कल कुछ ऐसा है, ये सर्कल कुछ ऐसा है, ये सर्कल कुछ ऐसा है। ये पोजीशन है r,0, ये पोजीशन है 0,r या 0,r2, ये r1 है सर। इसकी वजह से वर्क डन बता दो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से भी वर्क डन बता देंगे। बेटा ये फोर्स तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के ही अलॉन्ग लग रहा है। कैसे लग रहा है, यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसके बाद देखो यही तो रेडियस है, इसके बाद ये टेंजेंशियल मतलब ऐसे लगने लगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लगने लगा।
सर यहां पर वक्डन क्या होगा, मैंने 3 पाथ चुने यहां, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। इन तीनों पाथ के अलॉन्ग वक्डन देखना बच्चे। ये एंगल थीटा मैंने लेट कर लिया, तो सर ये तो π/2 माइनस थीटा होगा, तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से वक्डन कितना होगा। सर ये फोर्स जो था वो, ये फोर्स था 1/r। पाथ 1 के लिए ये फोर्स हो गया 1/r1 थीटा कैप, और पाथ 2 के लिए फोर्स हो गया 1/r2 टाइम्स ऑफ थीटा कैप। सर वक्डन, बच्चे वक्डन निकाल लेते हैं। पहले पाथ 1 के अलॉन्ग कितना हो गया 1/r1 थीटा कैप, तो फोर्स 1/r1 इंटू ये वाला फोर्स इंटू ये वाला एंगल, यहां से यहां तक एंगल सर थीटा, और रेडियस फिर से अगेन r1। सर इसके लिए तो वक्डन बच्चे 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां फोर्स जो है इस वेक्टर से, टेंजेंशियल वेक्टर, ये फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा, और ये पाथ जो है यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर हो गया फोर्स के, तो इसके लिए वक्डन कितना हो चुका है 0। और दूसरे वाले के लिए फिर से 1/r2, और एंगल कितना चले सर π/2 माइनस थीटा इंटू r2। सर ये r2 कैंसिल, ये r1 कैंसिल, तो यहाँ वक्डन अगेन देखो थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा सर आ गया, थीटा से थीटा कैंसिल, और वक्डन अगेन π/2 आ गया। सर ये वाला वक्डन तो मैंने पाथ ऐसे भी चेंज कर दिया तब भी बराबर आ गया, तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा नेचर में, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और क्या पता नॉन कंजर्वेटिव भी हो, भाई जरूरी थोड़ी ना ऐसा है। तो इसे एक बार आप लोग के लिए होमवर्क है कि इससे क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डेल क्रॉस एफ करके देख लेना, अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। अब और आगे बात समझते हैं बच्चे, कि सर ये बताओ वक्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो था, अगर मैं उसके अपोजिट काम करूं, अगला पॉइंट, अगर मैं वक्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट काम करूं तो क्या होगा। सर बेटा वक्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर काम करोगे, जैसे वक्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर काम करोगे तो ऊपर की तरफ इधर के अगेंस्ट काम करते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वक्डन बाई अदर देन कंजर्वेटिव या वक्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट। बेटा ये सेकंड पॉइंट तक अपने लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था। थर्ड पॉइंट है वक्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वक्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स is stored in form of potential energy, in form of potential energy। क्लियर है बात कि नहीं? अच्छा, जैसे ही मैं इस फोर्स को ऐसे हटा दूंगा तो ये वापस आ जाएगा, तो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वापस भी आ गया। ये वक्डन जो है मैंने कर दिया इसके अगेंस्ट, तो वापस भी आ गया, तो खुद से रिकवर हो जाता है, तो ये रिकवरेबल होता है। तो वक्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, सो वक्डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज रिकवरेबल। बच्चे एग्जाम्पल इनके, सर एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटा? एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग खुद लगाए, मैग्नेटिक फोर्स, और जितने भी आलतू फालतू दुनिया के कांस्टेंट फोर्सेस हैं, सारे कांस्टेंट फोर्सेस जितने भी सारे कंजर्वेटिव है नेचर में, और भी बहुत सारी चीजें, सेंट्रल फोर्सेस जितने होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में अपन लोग सेंट्रल फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वक्डन देखेंगे, और उसी से अपन लोग, क्योंकि अगेंस्ट इससे चल रहे थे ना, उसी से अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।